हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गॉस के नियम के अनुप्रयोग, और इसमें एक अनुप्रयोग हम बेटा पढ़ भी चुके हैं जिसका नाम है अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका फॉर्मूला निकला था E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और एक रेखा पर जब एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिए जाते हैं बन जाता है रेखीय आवेश वितरण, लेकिन उसकी प्रत्येकांक लंबाई पर अगर आवेश को वितरित कर दिया गया है तो बन जाता है रेखीय आवेश घनत्व। और अब हम बेटा अगला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, और उस हेडिंग का नाम है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एक समतल चादर होगी और उसको हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, और आवेशित करने के बाद हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर? अब देखो, मैंने मान लिया यह हमारे पास बेटा एक समतल चादर है। यह हमारी कैसी है बेटा, समतल चादर है। ठीक है, इस चादर के अंदर हमने देखा कि आप बोलोगे ये तो चादर में देखा हम लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसके अंदर बेटा चौड़ाई और ये क्या है, लंबाई है। तो जब बेटा एक चादर के अंदर चादर हो चाहे पृष्ठ हो, इसके अंदर बेटा कौन होता है, क्षेत्रफल। और आप इसे एक समान रूप से क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो। एक समान रूप से इसे क्या कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो। तो आवेशित करने पर बेटा हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम बेटा इस चादर को हम बेटा इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो किस तरीके से, समझो। सबसे पहले बेटा एक हमने बनाई बेटा समतल चादर। यह बेटा हमारी कौन सी है, समतल चादर हो गई। ठीक है, अब इसे एक समान रूप से क्या कर देंगे, आवेशित कर देंगे। एक समान रूप से क्या कर दिया हमने, आवेशित कर दिया। बिल्कुल ठीक है, और एक समान रूप से आवेशित करने पर जो यहां पर जो चादर है, इस चादर का क्षेत्रफल क्या है, A। चादर का क्षेत्रफल क्या है, A। और जब चादर को एक समान रूप से आवेशित करोगे और इसका प्रत्येकांक क्षेत्रफल क्या है, प्रत्येकांक चादर का क्षेत्रफल A है, तो ये क्या बन जाता है, यह बन जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यों बन गया, क्योंकि भैया इसमें क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे कैसे लिखेंगे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। अगर हम यहां से Q का मान निकालना चाहें तो आप बोलोगे कि इसके बट्टे A कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Q का 1 में गुणा करोगे तो Q बराबर सिग्मा का A में गुणा करोगे तो सिग्मा इंटू में A। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर हुई। ठीक है, अब हमें चूंकि बेटा गॉस की जो प्रमेय है वो किस पर लागू होती है, गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो बेटा हमें क्या करना है, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का निर्माण। तो हमने मान लिया कि इस चादर के बाहर R दूरी पर इधर चाहे इधर, क्योंकि चादर की बेटा यहां पर चाहे इधर चाहे इस ओर क्या करेंगे हम, बेटा इससे एक बेलन को निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे, एक बेलन को निकालेंगे, और इससे इस चादर से ये बेलन निकाल दिया, और इस चादर से बेटा R दूरी पर इधर मान लिया बिंदु P है, इधर मान लिया बिंदु P डैश है, और इस पर हमें किसकी गणना करनी है, हमें गणना करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसके लिए हम बेटा क्या करेंगे, एक लंबाक्षीय काल्पनिक गॉसियन बेलन का निर्माण करते हैं। लंबाक्षीय किसका निर्माण करेंगे, गॉसियन बेलन का निर्माण करते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय किस पर लागू होती है, गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो हम बेटा यहां से बेटा एक बेलन का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण करेंगे, एक बेलन का निर्माण। क्लियर? ये रहा बेटा, हमने बेलन बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, बेलन। क्लियर? यहां पर ये हो गया हमारा बेलन, ये बेलन हो गया। ठीक, अब मैं आपसे पूछेंगे कि एक बेलन के बेटा कितने पृष्ठ होते हैं।
क्योंकि बेलन के भीतर बेटा आवेश आ गया, बेलन के भीतर कौन आ जाएगा, कुछ भाग बेटा इसमें आवेश आ गया, तो यहां पर इसके कारण कौन उत्पन्न होगा, इससे बेटा निकलेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो हमें बताना है कि इस बेलन के कितने पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। फिर बेटा हमें पूर्ण रूप से इसमें बताना है कि इस बेलन से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन से कितने भाग से, बेलन के कितने भाग से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। पहला देखो ये रहा बेलन, बेलन के 3 पृष्ठ कौन से, पहला समतल पृष्ठ ये हो गया, दूसरा समतल पृष्ठ ये हो गया, ये 2 पृष्ठ, लेकिन तीसरा बेटा ये भी तो पृष्ठ है। क्यों, क्योंकि आप इस पृष्ठ को आगे बढ़ाओगे, आप इस पृष्ठ को आगे बढ़ाओगे, इस तरीके से पृष्ठ को आगे बढ़ा सकते हो, आप इस पृष्ठ को इस तरीके से बढ़ा सकते हो, 2 पृष्ठ, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मोटाई भी तो बढ़ा सकते हो, तो ये तीसरा पृष्ठ हो जाएगा। तो एक बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, 3। पिछले वाले बेटा अनुप्रयोग में भी हम पढ़ के आए, ठीक है। तो यहां पर पहला बेटा समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, दूसरा बेटा समतल पृष्ठ, और तीसरा बेटा ये बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो एक बेलन के बेटा कितने पृष्ठ हुए, 3। समतल, इसे S1 पृष्ठ मान लो, इसे S2 और इसे बेटा मान लिया S3। तो 3 पृष्ठ से, कितने पृष्ठ से, 3 पृष्ठ से पहले पता करो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तीनों का फिर क्या कर दो, योग कर दो, तो हमें पता लग जाएगा संपूर्ण जो आपका बेलन है इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं कि अगर बेटा हम समतल पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या बन जाता है, क्षेत्रफल सदिश। अब चूंकि बेटा यहां पर हमें बताना है कि 3 भाग से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो इसके लिए बेटा हम क्या लेंगे, इन तीनों भागों पर हम लेंगे अल्पांश। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, लेकिन तीनों भाग से हमने क्या ले लिया बेटा, अल्पांश। तीनों भाग से क्या ले लिया, अल्पांश। अब इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल सदिश बन जाएगा, लेकिन इसका हमने क्या लिया, अल्पांश भाग, तो a के आगे क्या लगा देंगे, d। बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या बन जाता है, क्षेत्रफल सदिश। और फिजिक्स में क्षेत्रफल को कैसी राशि माना गया है, तो आप बोलोगे सदिश, ठीक है। ये समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ पे बेटा बाहर की ओर ही तो खींचेंगे अभिलंब, तभी तो ये क्षेत्रफल सदिश होगा। इस पृष्ठ पे हम बाहर की ओर अभिलंब खींचेंगे, तभी तो ये बेटा क्या बनेगा, क्षेत्रफल सदिश। अब चूंकि इसका अल्पांश भाग लिया है तो ये d हो जाएगा। इसी प्रकार ये बेटा कैसा है, समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, बाहर की ओर, मैंने मान लिया इस पे बेटा जो अल्पांश लिया ये लिया है, और इस पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या बन जाएगा, बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल सदिश बन जाएगा, ये इसका अल्पांश भाग। अब मैं आपसे पूछेंगे कि इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, ये बेलन है, तो आप बोलोगे प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा पृष्ठ से बाहर, या तो बेटा इधर होगी पृष्ठ से बाहर, या बेटा इधर होगी पृष्ठ से बाहर। बात सही है, सही है। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा पृष्ठ से बाहर, या तो इधर या इधर। क्लियर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बेटा इधर बाहर की ओर होगी, या बेटा इधर बाहर की ओर होगी, यानी इधर या इधर, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बाहर की ओर। तो अब मैं आपसे पूछेंगे कि सरफेस वन पर E और DA के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे दोनों ही डायरेक्शन भाई सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो इनके बीच में एंगल 0। इसी प्रकार सरफेस 2 पे देखना बेटा, सरफेस 2 पे एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई सरफेस 2 पे भी देख रहे हैं कि भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा एक ही है, तो इनके बीच में बनने वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0। पर सरफेस 3 पर देखा कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये, अर्थात सरफेस 3 पर बनने वाला एंगल कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। क्लियर। तो हम पहले निकालें बेटा सरफेस 1 से कितना वैद्युत फ्लक्स है, सरफेस 2 से कितना वैद्युत फ्लक्स है, सरफेस 3 से कितना वैद्युत फ्लक्स है, इनके अल्पांश भाग से, ठीक है। तो लिखेंगे सरफेस 1 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला, अल्पांश भाग से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्पांश भाग से जब भी वैद्युत फ्लक्स की बताना है तो डी फाई बराबर होता है ई इंटू में डी ए कॉस थीटा, ई इंटू में डी ए कॉस थीटा, तो ई इंटू में डी ए। और बेटा सरफेस वन पे एंगल कितना बन रहा, आप बोलोगे थीटा बराबर 0, तो यहां पर कॉस और थीटा की जगह क्या लगाओगे 0। तो ध्यान रखना है कॉस 0 का मान 1, कॉस 90 का मान बेटा 0, ठीक है। तो यहां पर ये बेटा जब cos 0 का मान 1 हो गया तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा E इंटू में डी ए, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई अगर किसी में करोगे तो वही रहेगा। सरफेस वन के अल्पांश भाग से इतना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब बात करेंगे सरफेस 2 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला, अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप बोलोगे डी फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। सरफेस 2 पर एंगल देखना, सरफेस 2 पर बेटा कितना कोण बन रहा है, सरफेस 2 पर बेटा एंगल कितना है 0। तो यहां पर बेटा क्या लगाओगे कॉस थीटा की जगह कितना लगाओगे 0, थीटा की जगह क्या लगाओगे 0, और कॉस 0 का मान बेटा कितना होता है 1, तो ये मान बेटा 1 हो गया, तो बचेगा कौन ई इंटू में डी ए। तो डी फाई ई का मान बेटा ये निकल आया, डी फाई ई का मान ये निकल आया सरफेस 2 पर। अब हमें निकालना है सरफेस 3 के अल्पांश भाग, सरफेस 3 के अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई इंटू में डी ए कॉस थीटा। भाई सरफेस 3 पे देखो कितना है, आप बोलोगे थीटा बराबर 90, तो यहां पर 90 लगाइए, तो ई इंटू में डी ए कॉस थीटा की जगह 90, तो कॉस 90 का वैल्यू आप बोलोगे भाई ये तो 0, और 0 का अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर ये सब 0 हो गया। क्लियर। तो हमने तीनों सरफेस के अल्पांश भाग से पता कर लिया कितना वैद्युत फ्लक्स है। अब हम लिखेंगे गॉसियन वेलन के संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो आप बोलोगे कि जो सरफेस 1 पे आपने वैद्युत फ्लक्स निकाला अल्पांश भाग में, सरफेस 2 से जो अल्पांश भाग में वैद्युत फ्लक्स निकाला है, सरफेस 3 से जो अल्पांश भाग में वैद्युत फ्लक्स निकाला है, इन सभी को क्या कर दो, इन सभी का समाकलन कर दो। पहले सभी का समाकलन करने के बाद इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ दो। सभी को क्या कर दो, समाकलन करने के बाद इनको क्या कर दो, जोड़ दो। चलो सरफेस 1 पे बेटा जो डी फाई का मान निकला वो निकला ई इंटू में डी ए, प्लस सरफेस 2 पर डी फाई का मान ई इंटू में डी ए, प्लस सरफेस 3 पर वैद्युत फ्लक्स का मान डी फाई का मान बेटा कितना है 0। क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर हुई। तो अब कहानी ये हो जाएगी बेटा, कहानी ये हो जाएगी कि अब यहां से ई इंटू में डी ए और ई इंटू में टी ए क्या हो जाएगा 2 ई इंटू में डी ए, 2 ई इंटू में डी ए। ये हमने बेटा क्या निकाल लिया, ये हमने वैद्युत फ्लक्स। अभी आप इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस थोड़े से चित्र के बारे में लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा चित्र के बारे में लिखेंगे। मान इस चादर को बेटा हमने मान लिया पी क्यू, माना पी क्यू एक समतल चादर है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है,
वितरित है, इसके बिंदु O से, मान लिया बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु, यहां पर बेटा मान लिया ये बेटा चादर मान ले रहे x y, चादर को क्या नाम दे दिया x और y। तो x y एक समतल चादर है और इसके जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, इसके बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P, इस ओर बेटा बिंदु P ले लिया तथा इस ओर बिंदु P डैश पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना चादर के आर पार एक लंबाक्षीय वेलन की कल्पना करते हैं। वेलन कौन सा वाला बेटा, ये गॉसियन की कल्पना करते हैं। क्लियर, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा इसको आगे हल करा रहे हैं, नोट करो पहले इसको बेटा। इसके बाद बेटा देखते हैं बेटा किस तरीके से समाकलन करेंगे। तो यहां से फाइव ई बराबर 2 ई को बेटा क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। समाकलन होगा केवल किसका, डी ए का। समाकलन किसका होगा, डी ए का। अब चूंकि हमें पता है डी के सापेक्ष x का समाकलन क्या होता है, x, डी के सापेक्ष y का समाकलन y, तो यहां से 2e इंटू में डी के सापेक्ष a का समाकलन क्या हो जाएगा, a। क्लियर। तो यहां से निकलने वाला बैलेंस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, 2e इंटू में a। अब चूंकि हम किसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, गॉस के नियम के, तो यहां से लिखेंगे गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय से फाइव ई बराबर क्या होता है, फाइव ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से फाइव की जगह किसको लगाएंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e इंटू में a। पर हमें मान पता है किसका, कि Q बराबर होता है सिग्मा इंटू में a। तो यहां पर लगाएंगे Q बराबर सिग्मा इंटू में a वट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e इंटू में a से a कैंसिल, 2 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में। तो यहां से E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो एक समतल चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। नोट करेंगे इसको, नोट करिएगा।